हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन पिछली क्लास में कपास के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने जो है पिछली क्लास के अंदर कॉटन क्या बॉटनिकली अपन किस नाम से जानते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, उसमें ब्रांचिंग हैबिट कैसी है, वो सारी अपन देख चुके हैं। उसके आगे अपन इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए जलवायु किस प्रकार की चाहिए। तो इसके लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु, वार्म सीजन की रिक्वायरमेंट इसको होती है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान, लोएस्ट टेम्परेचर इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अंकुरन जर्मिनेशन के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्लन के लिए, फ्रूटिंग के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट इसको होती है। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार का टेम्परेचर आपको, इसकी वानस्पतिक वृद्धि और इसकी फ्रूटिंग वाला टेम्परेचर आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉटन के केस में यह कितना होता है, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है मृदा की बात करें तो कपास के लिए काली मृदा, ब्लैक सोइल जो है सबसे बेस्ट है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है कि कपास के लिए काली जो मृदा है वो सबसे उपयुक्त मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अब देखते हैं कपास की कौन कौन सी किस्में हैं, वेराइटियां इसकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं गोसिपियम आर्बोरियम की, और गोसिपियम आर्बोरियम की बहुत सारी वेराइटियां हैं। उसमें से जो आपको याद रखनी है, एक तो लोहित आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद वीरनार भी आपको ध्यान होनी चाहिए, जो गोसिपियम आर्बोरियम की वेराइटियां है। इसके अलावा जो आपको ध्यान होना चाहिए वो होनी चाहिए RG8 और G-कोट, जो है आपको ध्यान होनी चाहिए। ये चार वेराइटी जो है गोसिपियम आर्बोरियम की, लोहित, वीरनार, G-कोट और RG8, ये आपको वेराइटियां जो है आर्बोरियम की ध्यान होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, गोसिपियम हर्बेशियम की कौन कौन सी वेराइटियां है। तो दैट इज द दिग्विजय, काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि दिग्विजय जो है किसकी वेराइटी है। तो दैट इज द गोसिपियम हर्बेशियम की वेराइटी है। इसके अलावा कल्याण, लक्ष्मी और संजय भी हैं, लेकिन दिग्विजय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। देन द गोसिपियम हिरसुटम की कौन कौन सी वेराइटियां हैं, जो आपके रेशे के हिसाब से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बेस्ट माना गया है। तो बीकानेरी नरमा काफी इंपॉर्टेंट है, बीकानेरी नरमा का केस आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद गंगानगर अगेती, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा MCQ 4, 5, 8, 9 जो है भी इसके वेराइटी है। MCQ 5 जो होती है, इसका जो रेशा होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, अधिक रेशे की लंबाई इसकी होती है, जो आपको पता होना चाहिए कि MCQ 5 का रेशा लंबा माना गया है। इसके अलावा गोसिपियम आपका हिरसुटम है, इसकी बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ मानी गई है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है गोसिपियम बार्बडेंस की वेराइटियां, यानी रेशे की दृष्टि से जिसका रेशा महीन होता है और लॉन्ग होता है, फाइबर लंबा होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है सुजाता का केस आपको पता होना चाहिए, जो भारत की इजिप्टियन कपास की पहली कताई वाली फर्स्ट स्पाइनिंग वेराइटी जो है इंडिया की, वह सुजाता ही मानी जाती है, गोसिपियम बार्बडेंस की। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है इसमें सुवीन, और जिसका कल्टीवेशन वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट सीनियर के अंदर इसका कल्टीवेशन जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चार प्रकार की कपास होती है, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम बार्बडेंस और गोसिपियम हिरसुटम की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की और जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो है हाइब्रिड्स का कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, संकर किस्मों का जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा हो रहा है। तो संकर किस्में कपास की कौन कौन सी है, हाइब्रिड वेराइटियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मींस द ओनली सिंगल स्पीसीज इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, एक ही स्पीसीज का जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है, तो उसे अपन इंट्रा कहते हैं। जब दो स्पीसीज का यूज होगा तो उसे अपन इंटर कहेंगे। तो मोस्टली ज्यादातर जो हाइब्रिड्स कॉटन की जो इंट्रा स्पेसिफिक डेवलप की गई है, उसमें गोसिपियम हिरसुटम का क्रॉस जो है गोसिपियम हिरसुटम से ही कराया गया है। गोसिपियम हिरसुटम का क्रॉस मोस्ट ऑफ हाइब्रिड के अंदर गोसिपियम हिरसुटम वाली दूसरी किस्म के साथ कराकर तैयार की गई है। और सबसे पहले जो हाइब्रिड मानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, H4। ये कपास की पहली संकर किस्म है, जो CT पटेल ने 1970 के अंदर सूरत गुजरात से विकसित की है। और इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। H4 जो है G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस का क्रॉस होता है। ये दोनों ही जो है G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस एक प्रकार से गोसिपियम हिरसुटम की ही किस्में हैं, और इनमें आपस में क्रॉस करा के जो है H4 को विकसित किया गया।
गया था, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सूर्या, फतेह, सविता, धनलक्ष्मी, यस धनलक्ष्मी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा NHS वाली सीरीज है। देन द मरु विकास काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले कि भारत की पहली संकर किस्म कौन सी, था आप H4 करोगे, लेकिन राजस्थान की पहली संकर किस्म है मरु विकास, जिसका नाम है राज HS16, जो राजस्थान की पहली हिरसुटम हाइब्रिड के रूप में जानी जाती है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जहां जहां जो मैंने स्टार लगाया, 3 वेरायटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है। H4 का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धनलक्ष्मी का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मरु विकास या राज HS16 का केस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इंटर स्पेसिफिक। इंटर यानी कि जब दो स्पीसीज का जो है आपस में क्रॉस कराया जाता है, और मोस्ट ऑफ जो क्रॉस जो कराया गया है दो स्पीसीज के बीच में, जिसमें थी आपकी गोसिपियम हिरसुटम वाली का, गोसिपियम हिरसुटम वाली का जो क्रॉस कराया गया है वह गोसिपियम बार्बाडेंस के साथ कराया गया है। और आप जानते हैं गोसिपियम हिरसुटम जो है यह उत्पादन की दृष्टि से आपकी बेस्ट मानी गई है, और बार्बाडेंस जो है रेसे की दृष्टि से बेस्ट मानी गई है। तो इन दोनों का क्रॉस करा के ज्यादातर जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है कपास के डेवलप किए गए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है वारालक्ष्मी। वारालक्ष्मी काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ से विकसित है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं। यह क्रॉस एसए पटेल ने 1976 के अंदर करवा के इस किस्म को प्राप्त किया था। इसके अलावा श्रुति है, DCS सीरीज है, ये भी और वेराइटियां है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वारालक्ष्मी का केस आपको ध्यान रखना है। और ये कहां से विकसित है, तो USA धारवाड़ से विकसित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो एक प्रकार की इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है कपास की, जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है इसके बुवाई का समय क्या है, तो इसका बुवाई का समय अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार से है। राजस्थान है, तो राजस्थान की बात करें तो देसी कपास के बुवाई का समय अप्रैल के पहले सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मई। अमेरिकन कपास के लिए 15 अप्रैल से 15 मई जो ये सबसे बेस्ट समय माना गया है। यानी कि अप्रैल मई का जो समय है, अप्रैल मई का जो मंथ है, वह कॉटन की सोइंग के लिए जो है राजस्थान कंडीशन में बेस्ट है। जबकि उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो मई का पहला पखवाड़ा, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ द मई, ये जो है नॉर्थ इंडिया के लिए बेस्ट है। मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है सेंट्रल इंडिया के अंदर बुआई की जाती है। तमिलनाडु के लिए बात करें तो सितंबर अक्टूबर महीना काफी लेट, तमिलनाडु के अंदर कॉटन को काफी लेट सोन करते हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर, जबकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है सोइंग करते हैं। ये केस भी आपको मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कॉटन जो है एक प्रकार की खरीफ क्रॉप मानते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो गर्मियों के अंदर ही या अप्रैल मई में इसकी सोइंग कर दी जाती है, और जबकि तमिलनाडु के अंदर इसको सितंबर अक्टूबर यानी कि आपका वापस विंटर वाला सीजन शुरू होने वाला है उससे पहले इसकी सोइंग की जाती है। देन आता है इसकी बीज दर। बीज दर किस प्रकार से लेते हैं, तो सामान्य नॉर्मल की जो सीड रेट है वो 12 से 15 किलोग्राम, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मल सीड रेट इसकी कितनी लेते हैं, 12 से 15 किलोग्राम लेते हैं। संकर कपास हाइब्रिड कॉटन की बीज दर 2 से 3 किलोग्राम, ये केस भी आपको मालूम होना चाहिए। देन देसी कपास की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम, अमेरिकन कपास की बीज दर 15 से 17 किलोग्राम, RST 9 किस्म के लिए जो सीड रेट है वह 20 से 25 किलोग्राम लेते हैं, और BT कॉटन, BT कपास की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये 3 जो पॉइंट आ रहे हैं आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉर्मल सीड रेट 12 से 15, संकर की हाइब्रिड की 2 से 3 और BT की 1 से 1.5 किलोग्राम, ये तीनों ही सीड रेट आपको ध्यान होनी चाहिए और एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। देन अपन नेक्स्ट वन इसके अंदर बढ़ते हैं, ज्यामिति किस प्रकार से रखते हैं, स्पेसिंग इसमें किस प्रकार से रखी जाती है। तो सामान्य नॉर्मल कपास में ज्यामिति जो है 120 से 150 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस और 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है कपास के अंदर। संकर कपास की बात करें तो रो टू रो जो डिस्टेंस है वह आपकी 100 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, और देसी कपास की बात करें तो रो टू रो जो है वह 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और अमेरिकन कपास की बात करें तो 60 से 70 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस और 30 से 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसके अंदर रखते हैं। जबकि BT कॉटन की बात करें तो रो टू रो डिस्टेंस भी 100 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 100 सेंटीमीटर इसके अंदर रखी जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर फर्स्ट आपको नॉर्मल डिस्टेंस ध्यान रखनी है कि नॉर्मली जो डिस्टेंस है वह कितनी रखते हैं,
तो वो 120 से 150 सेंटीमीटर जो है रो टू रो और 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखते हैं। इसके बाद बीटी कॉटन की जो स्पेसिंग है वह 100 इंटू 100 सेंटीमीटर है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि पौधों की संख्या, प्लांट पॉपुलेशन इसमें कितनी आएगी। तो नॉर्मल जो प्लांट पॉपुलेशन है वह 50 to 80,000, 50 से 80,000 पौधे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो कॉटन की जो प्लांट से पर हेक्टेयर 50 से 80,000 होने चाहिए, जबकि बीटी कॉटन के केस में यह जो होने चाहिए आपके 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर, 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर इस केस में होना चाहिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्पेसिंग रखते हैं वह अपन 100 इंटू 100 रखते हैं। और अपन प्लांट पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला जानते हो, एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया अपॉन स्पेसिंग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 प्लांट आएंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आपका 1 हो जाएगा और सीधा 10,000 प्लांट जो है इसके अंदर आते। बुआई की गहराई कितनी रखनी है, तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर जो है कपास के बीज की बुआई की जाती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है बीजोपचार। काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि कपास के बीज जो होते हैं अपन कह रहे हैं मुख्य रेशा उससे हटा देते हैं तो भी उसके ऊपर छोटे छोटे रेशे बचते हैं, उसे अपन फज कहते हैं लिंट हटाने के बाद। तो वो जो फज है या जो उसका जो लिंट का कुछ पार्ट है उसको जो हटाने की प्रोसेस है वह डीलिंटिंग या डीफजिंग के नाम से जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है कॉटन के अंदर अपनाई जाती है, ताकि क्या हो कॉटन के सीड आपस में जुड़े हुए नहीं रहे, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो बिनेले के ऊपर चिपके हुए कपास के छोटे व अनुपयुक्त रेशे, जिन्हें अपन फज कहते हैं, को हटाने की प्रक्रिया, ताकि बुआई जो है आसानी से की जा सकती है। और इसके लिए जो काम में लेते हैं वह अपन H2SO4 व कॉटन का सीड का अनुपात 1 भाग तो होंगे H2SO4 का लेंगे और 10 भाग जो लेंगे वह कॉटन के सीड का लेंगे। और इस प्रकार से अपन जो है डीलिंटिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी H2SO4 को इसमें काम में लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि 10 किलो बीज के लिए 1 लीटर जो है H2SO4 को, कंसंट्रिक एसिड H2SO4 को काम में इसमें लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये रेशियो, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कपास के बीजों से लिंट को हटाने के लिए, फस को हटाने के लिए कौन से अम्ल को काम में लेते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को काम में लेते हैं, 1:10 के रेशियो में काम में लेते हैं। रेशियो भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद गुलाबी सुंडी, पिंक बोलवर्म का अटैक जो है इसके अंदर काफी ज्यादा रहता है, और उसके बचाव के लिए अपन किससे ट्रीट करते हैं। तो कपास के 40 किलो बीजों के लिए एक गोली जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की एक सिंगल टेबलेट जो है 40 kg कॉटन सीड के लिए काफी ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट है। उसे आप फ्यूमिगेंट कर सकते हो, फ्यूमिगेंट करके जो है आप पिंक बोलवर्म की कैटरपिलर को वहां पे नष्ट कर सकते हो। देन आता है नेक्स्ट वन, बीज जनित जो जीवाणु रोग होते हैं, सीडबोर्न जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या पोसामाइसिन से जो है सीड ट्रीटमेंट करके अगर बुआई की जाती है तो उस केस में जो सीडबोर्न जो बैक्टीरियल डिजीज होगी वो कॉटन के अंदर नहीं लगेगी। कवक जनित रोगों की बात करें, फंगल डिसीजेस की बात करें, तो इसके लिए कार्बेंडिज्म 2 ग्राम पर केजी सीड की रेट से इसे बीजोपचार करके बुआई करने पर जो है उसके अंदर जो है फंगल डिसीजेस का प्रकोप भी नहीं होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन देखते हैं कपास के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द अल्ट्रा नेरो रो। अल्ट्रा नेरो रो यानी कपास की जो रो है, कतारें हैं, उनको पास पास लगाना, उसे ही अल्ट्रा नेरो रो कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो आया है यह यूएसए से आया है, अमेरिका से आया है। इसमें जो है ज्यामिति जो है 19 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस, इवन और प्लांट टू प्लांट जो है वो भी 19 सेंटीमीटर, यानी 19 इंटू 19 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लांट्स को इसके अंदर लगाया जाता है। इसी अपन अल्ट्रा नेरो रो कहते हैं। और इसमें प्रति हेक्टेयर 2,77,000 पौधे आते हैं, और ये यूएसए से विकसित कॉन्सेप्ट है। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, यूएसए से आया है, 19 इंटू 19 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं और 2,77,000 प्लांट जो है पर हेक्टेयर आते हैं। यही जो है अल्ट्रा नेरो रो कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉटन का सेकंड पार्ट हो गया, जिसके अंदर अपन ने देखा कि भाई कॉटन की जो डिफरेंट जो सॉइल है या क्लाइमेट है या सोइंग टाइम है, डेप्थ है, इसके साथ साथ कौन कौन सी इसकी वेराइटियां है, हाइब्रिड वेराइटियां कौन कौन सी है, इसके बाद इसका सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपन ने इस क्लास में देखी। नेक्स्ट रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।